हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 जिसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 था। बहुत सारे टैक्स पेयर जिन लोगों ने कि अपनी आईटीआर में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करके रिफंड क्लेम किया था, उन लोगों को ये नोटिस रिसीव हो रही है। तो ये नोटिस आपको कब रिसीव होती है, नोटिस मिलने के बाद आपकी तरफ से क्या एक्शन होना चाहिए और इस नोटिस की टाइम लिमिट क्या होती है एक्शन लेने के लिए, इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो नोटिस होती है आपको इमीडिएटली रिसीव नहीं होती है। इसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसको कि आपको फॉलो करना पड़ता है और इसकी जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का असेसमेंट ईयर 24-25 था, यानी कि 31 मार्च 2025 को इसका असेसमेंट कंप्लीट हो चुका था। वहां से दोस्तों 9 मंथ्स के अंदर आपकी आईटीआर जब भी स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए सेलेक्ट की जाती है तो दोस्तों ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब आपकी आईटीआर स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए सेलेक्ट की जाती है, मतलब आपकी आईटीआर की अब डिपार्टमेंट जो है डिटेल में चेकिंग करने वाला है और इसके लिए आपको भेजा जाता है इंटीमेशन लेटर सबसे पहले सेक्शन 144B में, और उसकी डेट भी मेंशन की रहती है। तो जब ये इंटीमेशन लेटर आप ओपन करते हो दोस्तों, इस इंटीमेशन लेटर में सिर्फ ये मेंशन रहता है कि आपकी आईटीआर का असेसमेंट कंप्लीट होना है, जिसका की प्रोसेस सेक्शन 144B में मेंशन किया गया है और उसी को फॉलो करते हुए ये सारा काम किया जाना है। तो यहां पर आपको असेसमेंट ईयर भी मेंशन रहता है कि 24-25 के लिए आपकी जो आईटीआर है वो फेसलेस असेसमेंट या रीअसेसमेंट के लिए सेलेक्ट की गई है। अब यहाँ पे फेसलेस असेसमेंट का मतलब होता है कि आपका जो कंप्लीट वर्क होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन ही आपको इसकी रिप्लाई भी देनी है, डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं और दोस्तों ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी ऑनलाइन ही आपको करना है। जब भी आपकी आईटीआर स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए सेलेक्ट की जाती है तो ये एक स्पेशल सेल होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो होता है असेसमेंट यूनिट। तो असेसमेंट यूनिट को ही असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए फेसलेस मैनर में केस को असाइंड किया जाता है। और यहां पे आपको ये मेंशन किया रहता है कि आपको टाइम टू टाइम बेसिस पर ई फाइलिंग पोर्टल पे ये चेक करते रहना है, क्योंकि दोस्तों जब ये इंटीमेशन लेटर आपको रिसीव होता है इसके बाद आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे है कि आपको जो भी कम्युनिकेशन या नोटिस मिलती हैं आपको टाइम लिमिट के अंदर क्या करना है, उसकी रिप्लाई आपको सबमिट करनी है। तो आप नोटिस की जो भी रिप्लाई या एक्सप्लेनेशन देते हैं उसके आधार पर एक फेयर असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है और आपका केस क्लोज हो जाता है। लेकिन दोस्तों यदि आपने कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया इस नोटिस का, ठीक है, तो उस केस में डिपार्टमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके आधार पे वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो पेनाल्टी का भी प्रोविजंस आपके ऊपर अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों आपको जैसे ही ये इंटीमेशन लेटर मिलता है आपको अलर्ट हो जाना है और बाद में जो भी आपको नोटिसेस मिलती हैं उसको आपको टाइम लिमिट के अंदर अपनी रिप्लाई देनी है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। तो दोस्तों जिस डेट को ये इंटीमेशन आपको रिसीव होता है उसी सेम डेट को आपको एक नोटिस भी रिसीव होती है सेक्शन 143(2) की, और उसका भी डेट देखिए दोस्तों दोनों सेम होता है, लेकिन इसकी टाइम लिमिट आपको मेंशन की रहती है 15 डेज की। तो आपको 15 डेज के अंदर सेक्शन 143(2) के नोटिस की रिप्लाई सबमिट करनी होती है, जो कि इस केस में सबमिट नहीं किया गया था इस पर्सन के द्वारा। अब आप सेक्शन 143(2) की नोटिसेस को जब भी ओपन करेंगे तो इस नोटिस में आपको सिर्फ ये मेंशन रहेगा कि आपके आईटीआर में कुछ सर्टेन इश्यूज हैं जिसके लिए कि क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको डिटेल में मेंशन नहीं किया रहता है कि आपके आईटीआर में क्या क्या गलती है जिसके लिए कि आपको एक क्लेरिफिकेशन देना है। वो आपको पता है कि आपने अपने आईटीआर में क्या इनकम दिखाई है, क्या डिडक्शंस क्लेम किया, क्या एग्जेम्पशंस आपने लिया हुआ है, कितना रिफंड आपने क्लेम किया है। तो आपको जैसे ही ये नोटिस मिलती है आपको अपनी आईटीआर को रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद जहां जहां भी आपसे गलती हो रखी है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, या फिर जिसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूफ है उसको आपको अटैच करके इस प्रॉपर नोटिस की रिप्लाई आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो सेक्शन 144B और सेक्शन 143(2) का जो नोटिस आपको रिसीव होता है तो आपको उसे डाउनलोड करने के लिए, ओपन करने के लिए आपको पेंडिंग एक्शन में आना होता है। यहाँ पे ई प्रोसीडिंग्स पे आपको क्लिक करना होता है और दोस्तों यहाँ पे व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स पे आपको जाना है
और यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है कि आपको कब कब नोटिस इशू किए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि 23 जून को इंटीमेशन जो है भेजी गई थी और साथ में 143(2) की नोटिस भी आपको सेम डेट को ही रिसीव होती है, जिसका कि आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है। तो आपको इस इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे नोटिस और लेटर पीडीएफ पे आप जाएंगे और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और आपको एक फॉर्मल रिप्लाई यदि आपको सबमिट करनी है तो यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स पे जाकर के आप इसको कर सकते हो। इसी तरीके से सेक्शन 143(2) की भी जो नोटिस जो मैंने आपको भी दिखाया था, इसको आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे सिंपली सबमिट रिस्पॉन्स पे जाएंगे और देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने फुल रिस्पॉन्स पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको रिटर्न में रिस्पांस देना है आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, मतलब आपके आईटीआर में जो भी इनकम दी गई है उसका आप फॉर्म 1626 AS या योग कॉम्प्यूटेशन आपने बना रखी है, जो डिडक्शन एजम्पशंस आपने क्लेम किया उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिलती है, इसमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप अटैच कर सकते हो। नहीं है तो यहाँ पे अदर्स में जाकर आपको जितना भी अटैच करना है यहाँ पे नंबर आप सेलेक्ट कर लेना, करने के बाद आप डॉक्यूमेंट अटैच करो, यहाँ पे ऐड कर लो डॉक्यूमेंट को, इसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना। अब सेक्शन 143(2) का कोई भी रिस्पांस 8 जुलाई तक सबमिट जब नहीं किया गया तो कुछ टाइम के बाद आपको डिपार्टमेंट सेक्शन 142(1) की नोटिस सेंड करता है और इसकी भी टाइम लिमिट होती है 15 डेज की। और इस केस में भी यहाँ पे कोई भी रिप्लाई सबमिट नहीं किया गया। अब इस नोटिस में आपको सीधा ये बोला जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, डिपार्टमेंट को सबमिट करना है और उसका एक प्रॉपर एनेक्जर्स भी दोस्तों नीचे अटैच किया रहता है और उसकी टाइम लिमिट भी आपको दी रहती है कि इस टाइम लिमिट तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, सबमिट करने हैं। अब डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी दे रखी है कि यदि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में यदि देरी होती है, कंप्यूटेशन बनाने में देरी होती है, तो आप इस नोटिस की ड्यू डेट को एडजर्न भी कर सकते हो। आप जितने दिन के लिए चाहो आप इसको एडजर्न कर लो, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लो, उसके बाद आपको इसे सबमिट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो एनेक्जर्स मेंशन किया गया है इसको आपको ओपन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एनेक्जर में आपको देखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया है जो कि आपको अटैच करना है। अब इस सेक्शन 142(1) में आपने अपने आईटीआर में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे ये मेंशन कर देता है, जैसे कि आपकी टोटल सैलरी कितनी थी, आपने एचआरए कितना क्लेम किया था, आपने सेक्शन 10(14)(2) में कितना एग्जेम्पशंस लिया हुआ है, आपने होम लोन के लिए कितना इंटरेस्ट क्लेम किया हुआ, 80C का डिडक्शन, 80D का डिडक्शन। यहाँ पे डिपार्टमेंट को जहां जहां भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा। अब आपको यहाँ पर ये पूरा मेंशन किया रहता है कि इन कंटिन्यूएशन टू द सेम यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसलिए आपको 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक आपके जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम है उसकी एक लिस्ट आपको बना लेनी है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम तैयार कर लेनी है सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है वो है एचआरए का, जो कि यहाँ पे क्लेम किया गया है। इसके बाद आपके जितने भी बैंक अकाउंट पोर्टल पे अटैच्ड है उसका स्टेटमेंट भी आपको इस पीरियड के लिए सेंड करना होगा। 26 AS की कॉपी, फॉर्म 16 की कॉपी जो कि आपके एम्प्लॉयर से मिली होगी वो भी आपको अटैच करनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 10(14)(2) में जो भी फेक डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम किए गए इसका भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करना है। और यहाँ पे दोस्तों जो भी इंटरेस्ट बोरोड कैपिटल पे यानी होम लोन पे जो इंटरेस्ट क्लेम किया गया सेक्शन 24B में उसका भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पे अटैच करना है। 80D के डिडक्शंस के लिए, 80C के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करना है। और दोस्तों ये 3 MB के फाइल्स के नीचे होना चाहिए ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करें। अब इस नोटिस को मिलने के बाद भी इस केस में कोई भी रिप्लाई इस पर्सन के द्वारा सबमिट नहीं किया गया, तो डिपार्टमेंट का जो असेसमेंट यूनिट है वो आपको रिमाइंडर भी सेंड करता है। तो यहाँ पे दोस्तों कई बार यहाँ पे रिमाइंडर इशू किया गया जिसका टाइम लिमिट सिर्फ 5 डेज का होता है कि आप रिमाइंडर मिलने के बाद इमीडिएटली रिप्लाई को सबमिट करें, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें। तो यहाँ पे 3 टाइम्स असेसमेंट यूनिट के द्वारा रिमाइंडर लेटर सेंड किया गया है। अब दोस्तों इसके बाद सेक्शन 142(1) का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सबमिट किया गया। तो दोस्तों जब भी रिस्पांस आप सबमिट करने जाओगे तो यहां पर आपको एक पूरी रिप्लाई अपनी एक प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और साथ में यहां पे जो भी अटैचमेंट मैंने आपको जैसे दिखाया था 26 AS, कंप्यूटेशन,
फॉर्म 16, इसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डिडक्शंस आपने क्लेम किया हुआ है, एग्जेम्पशंस क्लेम किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 143(2) नोटिस की कॉपी भी अटैच कर सकते हो आप, 142(1) की कॉपी अटैच कर सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों ITR की कॉपी भी आप अटैच कर सकते हो। तो जब ये रिप्लाई विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट की जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी प्रॉपर रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद दोस्तों आपको इशू करता है शो कॉज नोटिस। दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 143(3) में शो कॉज नोटिस रिसीव होता है, ठीक है, और इसकी जो है डेट भी मेंशन रहती है, किस डेट तक आपको इसकी रिप्लाई सबमिट करनी है, वो प्रॉपर तरीके से आपको सबमिट रिस्पॉन्स में जाकर के करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है। आप चाहे तो इसको आप डेट को आप जो है एडजर्न कर सकते हो और इस नोटिस की कॉपी को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ सेक्शन 143(3) का शो कॉज नोटिस। तो वेरिएशन प्रपोजल का ये शो कॉज नोटिस आपको रिसीव होता है कि डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या वेरिएशंस देख रहा है और वो आपसे जवाब चाहता है कि ये वेरिएशंस क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ये एडिशंस आपके इनकम में क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका शो कॉज नोटिस आपको सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर लिस्ट ये भेज देगा कि भाई 9 लाख रुपीस का एडिशंस HRA का है वो ऐड करेंगे, और सेक्शन 10(14)(2) का 2 लाख रुपीस, सेक्शन 80C 80D का। तो ये सारे एडिशंस होने हैं, और इसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपना अटैच किया हुआ है या फिर आपने ये मान लिया कि हमसे गलती हो चुकी, और यहाँ पे दोस्तों जो आपने नोटिस की रिप्लाई में और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने सबमिट किया उसके आधार पर यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपका क्लेम होता है। तो आपने नोटिस की रिप्लाई में जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच किया है उसमें यदि कुछ छूट जाता है आपके तरफ से तो डिपार्टमेंट उसके लिए फिर से आपको रिमाइंडर इसी शो कॉज नोटिस में भेजता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि HRA के लिए जो कि बाद में क्लेम किया गया 148,992 का, पहले 9 लाख रुपीस का इनके द्वारा क्लेम किया गया था लेकिन उसका कोई प्रूफ इन्होंने सबमिट नहीं किया, सिर्फ 148,992 का ये क्लेम कर रहे हैं। तो इसका डिपार्टमेंट इनसे प्रूफ मांग रहा है कि आप इसका प्रॉपर रेंट रिसिट्स या फिर रेंट एग्रीमेंट या फिर दोस्तों बैंक स्टेटमेंट आप उसको सबमिट करिए और इसको आप जस्टिफाई करिए। और यहां पे देखिए वेरिएशन प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्रेंस ड्रॉन, ठीक है, स्पेसिफाई द बेसिस ऑफ इन्फ्रेंस एंड क्वांटिफाई द वेरिएशंस प्रपोज्ड इफ पॉसिबल। तो यहां पे जो भी अमाउंट मेंशन किए गए हैं दोस्तों, इसके लिए डिपार्टमेंट आपसे फिर से ये शो कॉज नोटिस जारी करके पूछ रहा है कि ये एडिशंस क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रूफ यदि अवेलेबल है तो आप फिर से सबमिट कर सकते हैं, फिर से रिप्लाई आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी वेरिएशंस डिपार्टमेंट ने सॉर्ट आउट किया हुआ है उसको उसका वो टोटलिंग करता है और यहाँ पे दोस्तों वो बोलता है कि ये आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। तो आपको ये शो कॉज नोटिस भेजी जाती है कि आपका क्या रिप्लाई है, क्या इसको ऐड किया जाना चाहिए। इवन कि आपने इसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेज दिया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये गलत है, इसके बावजूद भी फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए। जहां पे आपको लगता है कि नहीं हमें डॉक्यूमेंट्स देना है या फिर आपके पास अवेलेबल है तो आप दे सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।